आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज MMPC 18, जिसका एग्जाम कल है, सैटरडे को एग्जाम है इसका। ठीक है, तो उसी के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का सेम वे में हम डिस्कस करेंगे। टॉप 16 या 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। और इन 18 या 16 क्वेश्चंस को अगर आप देख लोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर इट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू। बट अगेन मेरी एक हमेशा वार्निंग रहती है कि टोटली इस पे रिलाई मत करना। अगर आपने पहले पेपर सॉल्व कर रखे हैं अपने हाथ से तब तो ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है, वरना ये सिर्फ एक एसेंस वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ पॉइंट डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में नहीं देता, तो आपको अपने आप से भी मेहनत करनी है। ये वीडियो सिर्फ आपको उन लोगों के लिए जो रैपिड रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अच्छा वीडियो साबित हो सकता है। तो चलिए बिना किसी डिले के अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आ सकता है हमारा, जो मोस्ट डिस्कस क्वेश्चन है या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अक्रॉस द टर्म एग्जामिनेशन, उनकी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो पहला है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कितने टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप होती है? तो देखिए, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल यानी जिसे हम कहते हैं लघु उद्योग। फिर है आपका लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम कहते हैं लार्ज स्केल पे यानी बड़े स्तर पे बड़े उद्योग। ठीक है, फिर है आपका स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, जिन्हें हम बोलते हैं बिल्कुल ही स्टार्टअप काइंड ऑफ अपने रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आप समझ ही रहोगे, जो सामाजिक कार्य पे काम करते हैं, है ना। जैसे कि आप एनजीओ भी एक तरह कर सकते हैं, एनजीओ वगैरह खुलती है, या फिर कोई डिस्पेंसरी खुलता है, कोई मेडिकल अपना फ्री चिकित्सा खुलता है, वो सब भी अपना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आती है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल्स और मेथड, इस तरीके की। और फिर है आपका इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, फॉलोज एक्जिस्टिंग मॉडल्स एंड इंप्रूव्स देम। जैसे कि आप ये समझिए, Amazon ऑलरेडी एक एक्जिस्टिंग मॉडल था जिसका फ्लिपकार्ट ने इमिटेट किया, फिर फ्लिपकार्ट को मीशो ने इमिटेट किया, कुछ अपनी यूनिकनेस डाल के, बट ओवरऑल तो इन सबका मॉडल एक ही है ना, ई शिपिंग, ई शॉपिंग मॉडल, यही तो इनका मॉडल है। तो वो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप है। हसलर अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योरशिप, हसलर आप नाम समझ रहे हो, हसलर जहां पे मतलब अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ग्रैब कर लिया। इसका आप एग्जांपल समझिए कि ड्रीम 11 जो टीम थी, ड्रीम 11 ऐप, वो एक क्या था? वो एक अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप थी। उन्होंने देखा कि इंडिया के लोगों के अंदर जुए की इतनी लगन है, तो उन्होंने क्या देखा कि जुए को कैसा लीगलाइज किया जाए। हालांकि बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उस ऐप को, बट अपने टाइम पे जितने दिन भी चला, जितने साल भी चला उस ऐप ने इतना अंधा पैसा कमाया ना कि इसकी हद नहीं है। एक रिक्शे वाले से लेके एक मर्सिडीज में बैठा आदमी भी ड्रीम 11 पे टीम बनाने स्टार्ट कर चुका था। हर किसी की एक ख्वाहिश थी कि अगला करोड़पति मैं ही हूँ। समझ रहे हो? उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप या हसलर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब भाई सेकंड क्वेश्चन जो आपका सकता है वो है वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, मीनिंग एंड डायमेंशन। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप बोलने में मेरा पूरा ना जबान फिसल जाती है, इतना भयंकर वर्ड है ना यार, क्या बात बोलूं। पर क्या करें, इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लेना क्योंकि पेपर इसी का। ठीक है, तो भाई मीनिंग क्या है? व्हेन अ वुमन स्टार्ट, मैनेजेस एंड रन बिजनेस इंडिपेंडेंटली, इट्स वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। तो देख लीजिए, 4 महिला मिलकर पापड़ भी बना रही है ना घर पे बैठ के, दैट इज ऑल्सो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। और एक महिला जिसने बिग एमएनसी अपने दम पे खड़ी करी है, जैसे कि आपका एडलविसिस, जिनको एक औरत ही चला रही है इनकी सीईओ, तो वो भी एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप है। तो महिलाएं जहां पे एक उद्योग को जन्म देती हैं, चलाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। डायमेंशन कैसी होती है? इकोनॉमिक डायमेंशन, वुमन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड अर्निंग इनकम। सोशल डायमेंशन, वुमन चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स एंड ब्रिंग जेंडर इक्वलिटी। इनोवेटिव डायमेंशन, वुमन इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज स्पेशली इन फैशन, हेल्थ, ब्यूटी, फूड एंड सर्विसेज। अक्सर आपने देखा होगा ब्यूटी पार्लर ज्यादा से ज्यादा किसकी वजह से चल रहे हैं? औरतों की वजह से चल रहे हैं। ठीक है, और औरतें चला रही है क्योंकि वो कंफर्टेबल फील करती है। दुल्हनों का मेकअप या तो हिजड़े कर रहे होते हैं या फिर औरतें कर रही होती है, आदमी बहुत ही कम कर रहे होते हैं, तो ये चीज हो जाती है। अनदर हैंड, अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट आपको वुमन ही दिखेंगी। और ऐसा होता भी है, अक्सर हम जब जाते हैं मेडिकल स्टाफ में तो हम वहां पे औरत डॉक्टर ढूंढ रहे होते हैं गायनेक की, बट क्या होता है, हम पढ़ाते तो है नहीं और लड़कियों को, तो गायनेक बनेंगी कैसे? तो ये भी एक अपना चैलेंजेस है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक भाई। फिर है मैनेजरियल डायमेंशन, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स रोल्स इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फिर है आपका फिफ्थ पर्सनल डायमेंशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। जब किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यकीन मानिए वो धुआं फाड़ के निकलता है। ठीक है, घर में बैठाने से कुछ नहीं होगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सब कुछ करके दिखाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन थर्ड, नीड फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल है? ठीक है, किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशन सेटअप किया है गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंश्योर्स स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, अवॉइड्स कंफ्यूजन, डिलेज एंड करप्शन, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, प्रोवाइड्स ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, अनेबल्स मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ पॉलिसीज। ये काम रहता है गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के अंदर। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन फोर्थ, सिलेक्शन एंड वैलिडेशन ऑफ बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का सिलेक्शन किस तरह से होता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड्स क्या है, उसके हिसाब से बिजनेस का मॉडल आप डिसाइड करते हो कि भाई B2B जाना है, B2C जाना है ना। कस्टमर की नीड्स किस तरीके की है,
कैसे आप उससे अप्रोच कर सकते हो, ई शॉपिंग मॉडल उसके लिए अच्छा है या फिर उसके लिए फिजिकल मॉडल अच्छा है, समझ गए इस तरीके से। अंडरस्टैंड वैल्यू प्रोपोजिशन, व्हाट बेनिफिट्स यू प्रोवाइड, आप ऐसे क्या बेनिफिट देने वाले हो सामने वाले को। चूज रेवेन्यू मॉडल, हाउ मनी विल बी अर्न, कैसे आप पैसा भी कमाओगे। चेक कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज नीडेड, क्या रिसोर्सेज की जरूरत है। मान लीजिए अगर आपको अपने बिजनेस के लिए चावल की सबसे ज्यादा जरूरत है और आप अपना सेटअप डाल दे, क्या नाम है, गुजरात के किसी गांव में, क्या मतलब है उस चीज का, चावल वहां की पैदावार नहीं है, चावल आपको चाहिए तो आपको कहां डालना चाहिए, उड़ीसा, बिहार, जहां पे मतलब वाटर सोर्सेज ज्यादा है, बंगाल, इस तरफ डालोगे ना, ईस्ट में rather than वेस्ट में। Business model validations, conduct market research, create prototype of pilot test, gather customers feedback, analyze results and refine the model। तो क्वेश्चन फिफ्थ है जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, दैट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालिसिस। इट चेक्स वेदर द बिजनेस आइडिया कैन बी टेक्निकली एग्जीक्यूटेड, मतलब समझो पायलट टेस्टिंग बिजनेस की, इसको हम टेक्निकल फिजिबिलिटी पे चेक करते हैं कि भाई जो करने जा रहे हैं क्या वो सही भी है, समझ रहे हो। टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, मशीनरी, सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट, ये तुम एनालाइज करते हैं कि हमारे पास है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स, कितने ट्रेंड एम्प्लॉइज है हमारे पास। फिर प्रोडक्शन प्रोसेसेस, एफिशिएंसी कितनी है प्रोडक्शन करने की, कितने दिन में आप निकाल सकते हैं। पहले पूछते हैं ना कि भाई एक दिन का प्रोडक्शन क्या है, अगर आपने किसी फैक्ट्री में काम किया हो कभी पूछना, तो वो इस पे बात होती है कि एक दिन में कितने रैक्स प्लास्टिक के बोरे बन रहे हैं या कितने आपके एक दिन में कितना प्रोडक्शन आपका निकल रहा है, इस तरीके से बात होती है। देखो लेबर की लैंग्वेज में तो यह है कि कितने कट्टे निकल रहे हैं पर घंटे, ठीक है। और अगर आप किसी इंजीनियर से पूछोगे तो वो क्या बोलेगा कि पर केजी पर आवर कितना केजी प्रोडक्शन निकल रहा है। डिफरेंसेस वही है, आपको लेबर कट्टों में बता देगा, इंजीनियर आपको बस वो थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंस करके बता देगा, और वही उन दोनों को डिफरेंशिएट करती है, उनकी क्लासेस डिफरेंशिएट करती है। अगर आप भी कट्टा कट्टा बोलने लग जाओगे तो फिर क्या ही फायदा है, फिर उसमें लेबर में और आप में कोई फर्क नहीं रह गई है। फिर है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंसेस, किस तरह की क्वालिटी प्रोडक्ट निकल रही है। हर डिफरेंट बैचेस में हर किसी की प्रोडक्शन को उसके हिसाब से क्वालिटी स्टैंडर्डाइज करके और उसको डिफरेंट रेचेस के बैचेस में है। एक छुआरे आप 140 रुपए किलो भी खाते हो, एक छुआरे आप 500 रुपए किलो भी खाते हो, डिफरेंसेस है ना। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस, फ्यूचर अपग्रेड्स एंड सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन 6 है आपका, मैनेजिंग फाइनेंशियल फंक्शंस विद फोकस ऑन वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का आपने नाम बहुत सुना होगा, अभी शार्क टैंक इंडिया अगर देखते होगे ना, आप कहाँ देखते होगे, आप तो बिग बॉस देखने वाले हो, सॉरी हाँ, शार्क टैंक थोड़ी देखते हो आप लोग, हाँ, पर देखना चाहिए उस तरीके का, बिग बॉस मत देखो, कुछ ऐसा देखो जिससे दिमाग थोड़ा प्रोडक्टिव है। फाइनेंशियल फंक्शन इंक्लूड्स एस्टिमेटिंग कैप्चर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, अरेंजिंग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, मैनेजिंग कैश फ्लोज, बजटिंग, क्रेडिटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। Identify financial needs, fixed capital like machines, buildings, working capital like daily expenses, growth capital like expansion needs। ठीक है, ये आइडेंटिफाइंग आपकी फाइनेंशियल नीड्स क्या है। फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं भाई, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, कितने सोर्स ऑफ फाइनेंस मेरे को कैसे करना है, इक्विटी से करना है, डेट से करना है, लोन बोरो लेना है, क्या करना है वो बताना है। मैनेजिंग कैश फ्लो भाई, बजटिंग कहाँ खर्च करना है, किसको पेमेंट करनी है, कैसे क्रेडिट लेना है, कहाँ मेरा सरप्लस को इन्वेस्ट करना है, ये सब आपका फाइनेंशियल्स में आता है। फिर फाइनेंशियल नीड्स क्या है आपकी भाई, फिक्स कैपिटल आपके लिए जैसे कि आपका रेंट है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स की कॉस्ट है, ये सब आपका फिक्स होता है। वर्किंग कैपिटल जो आपको डेली नीड्स के है, रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरीज देने हैं, दैट इज आल्सो वर्किंग कैपिटल। ग्रोथ कैपिटल, एक्सपेंशन नीड्स भाई, कितनी और मशीनरी बढ़ानी है मुझे ताकि मैं प्रोडक्शन अच्छा कर पाऊं और पैसा और बना पाऊं। नेगोशिएटिंग विद वेंचर कैपिटलिस्ट, प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान, अपना स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाओ वेंचर कैपिटलिस्ट के आगे। शो मार्केट पोटेंशियल की भाई इतनी मार्केट में पोटेंशियल है, मैं ये चीज आगे आपके आगे प्रेजेंट कर सकता हूं। आपकी टीम स्ट्रेंथ की भाई मेरे पास इतने स्किल्ड लेबर्स हैं, इतने अनस्किल्ड लेबर्स हैं। नेगोशिएटिंग इक्विटी शेयर एंड रिटर्न्स, उनसे इक्विटी शेयर एंड रिटर्न्स की बात करनी। क्लैरिफाई ऑल एग्जिस्ट स्ट्रेटजीज एंड टाइमलाइंस। समय वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, वो पैसा लेके बैठे हैं, 4 बंदे आपके पास पैसा लेके बैठे हैं और उनमें पैसा है, सरप्लस है लगाने के लिए। अब आपको उनकी जेब से पैसा निकलवाना है, कैसे निकलवाओगे भाई, आप प्रॉमिस दोगे ना कि भाई मैं इतना रिटर्न दिलवा दूंगा आपको, आप लाख लगाओगे तो मैं लाख के 1.5 लाख 2 लाख दिलवा दूंगा आपको गारंटेड विद 6 मंथ या 1 ईयर, जो भी आपका प्रॉमिसिंग प्लान है। अगर उन्हें लगेगा ठीक कि भाई बंदे में पोटेंशियल है तो वो लगा देंगे, वरना क्यों लगाएंगे भाई। फिर 7वां है अपना, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया एंड इट्स फॉर्म। गांव देहात में जो अब एंटरप्रेन्योरशिप की एक आग लगी है वो कैसे है, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए। गांव भी बढ़ना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र बढ़ेंगे तभी, वरना सब लोग शहरों में मार्केट कर जाएंगे। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये है कि 2040 तक हर 10 में से 7 लोग शहरों में होंगे और 3 ही लोग गांव में बच जाएंगे, और बहुत सारे गांव तो खाली पड़े हैं। हमारे पहाड़ों में जाओगे ना, पूरे पूरे पहाड़ आपको खाली मिलेंगे, क्योंकि सब लोग अब दिल्ली और ये देहरादून शहरों में आ चुके हैं। तो भाई मीनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप दैट अराइजेस इन रूरल एरियाज टू यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज, क्रिएट जॉब्स एंड रिड्यूस पॉवर्टी। समझ गए, यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस काम से ज्यादा इस पे रहता है कि गांव के क्षेत्रों का विकास हो और वहां की गरीबी भी दूर हो। तो 4 बेसिक नॉर्म्स कैसे हैं, पहला है आपका एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, फार्मिंग, एग्रो प्रोसेसिंग। फिर आपका फॉरेस्ट बेस्ड लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स। अभी आए थे ना आदिवासी तेल वाले, सबको तेल लगा गए थे, आदिवासी तेल, वो भी एक तरह का एग्जांपल ही था, हालांकि वो स्कैम था। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, रूरल टेक्सटाइल, टूल्स, लो कॉस्ट कंज्यूमर गुड्स। सर्विस बेस्ड, रिपेयर शॉप्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रूरल टूरिज्म, स्मॉल रिटेल्स। ठीक है, तो अगर आपने इस तरीके की चीज देखी होगी तो बहुत सारी जगह क्या है ना, इस चीज को बढ़ावा भी नहीं जाता ताकि लोकल लोग वहां पे अपना काम कर सकें। तो कहीं कहीं आप जाओगे तो देखोगे कि वहां पे अभी भी लोकल लोगों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल, इसलिए रैपिडो या ओला वगैरह को वहां एंट्री नहीं करने दे रहे इजीली, बिकॉज ऐसा नहीं कि वहां पे वो लोग सर्विस अवेल नहीं करना चाहते। दिक्कत इस बात की है कि जो लोकल एक कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट मोड है वहां का, वो
उनसे जॉब ना छिन जाए। ये भी एक कहीं कहीं रीजन रहता है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी रखती है इन चीजों पर। फिर आपका क्वेश्चन 8, फैमिली बिजनेस प्रोज कॉन्स एंड वायबिलिटी। भाई एनिमल याद है? एनिमल मूवी देख लेना, फैमिली बिजनेस का सब समझ में आ जाएगा। रणवीर सिंह कैसे अपने जीजा के लिए थप्पड़ मारने को राजी रहता है कि इसको मैं मार दूंगा अगर मेरे फैमिली बिजनेस मेरे पापा को कुछ कहेगा, पापा मेरी जान, वही वाला। तो भाई पॉजिटिव साइड क्या है इसके? स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, क्विक डिसीजन मेकिंग, ट्रस्ट आपस में रहता है, भाई ट्रस्ट रहता है, कमिटमेंट रहती है, अभी क्विक डिसीजन मिल जाते हैं क्योंकि सबकी सोच एक जैसी होती है कि फैमिली में होती है। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रहती है, फैमिली रेपुटेशन इंप्रूव बिजनेस क्रेडिबिलिटी। सही बात है ना कि भाई लंबे समय से इनका जॉइंट वेंचर चल रहा है, लाइक हिंदुजा ग्रुप इज अ बिग एग्जांपल ऑफ दिस, कि वो कॉन्ग्लोमेरेट बहुत पुराना है, 4 हिंदुजा ब्रदर्स ने आज पूरा एक साम्राज्य खड़ा रखा है। इंडसइंड बैंक उसका एक पार्ट है, और कास्टोक लीलैंड जो बहुत ही फेमस एक ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स वगैरह में जाता है, उनकी बहुत सारी कार होती है और इनफैक्ट डिफेंस तक में उनकी कार्स और ऑटोमोबाइल्स को यूज किया जाता है। तो हिंदुजा ग्रुप इज अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ फैमिली बिजनेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस बिरला ग्रुप इज ऑल्सो अ बिग एग्जांपल ऑफ फैमिली ग्रुप, फैमिली बिजनेस। नेगेटिव साइड क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशनल डिसीजंस, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, रेजिस्टेंस टू चेंज, सक्सेशन इश्यूज। भाई कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज भी रहते हैं, क्यों रहते हैं? इमोशनल डिसीजन, क्योंकि हर समय एक समय के बाद लड़ाइयां हो जाती है, अक्सर देखा गया है। तो उसमें क्या है, काफी इमोशनल डिसीजन ले लिए जाते हैं, भाई भाई के बारे में सोचता है थोड़ा ज्यादा, किसी को कम शेयर मिलता है, किसी को ज्यादा शेयर मिल जाता है, और वहां पे उन्हें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, फैमिली वाली बात आ जाती है तो फैमिली ऐसे डिसीजन भी कभी कभी लेते हैं उल्टे सीधे। रेजिस्टेंस टू चेंज, अब वो एक थिंकिंग रहती है, पुरानी थिंकिंग, वो जल्दी चेंज नहीं आने देते, ज्यादा बड़ा है तब तक वो अपनी गद्दी संभालेगा, वो वाली बात रहती है। और सक्सेशन इश्यूज, वो कोई नया आइडिया देता भी है तो उन्हें वो जल्दी अब एक्सेप्ट नहीं करते। मेकिंग फैमिली बिजनेस वायबल, क्लियर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। फैमिली बिजनेस चलेगा कैसे भाई? क्लियर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिस्टम, सक्सेशन प्लानिंग, ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन। भाई रूल्स रिस्पांसिबिलिटी बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए, सक्सेशन प्लानिंग आपने बहुत बार पढ़ा है। गद्दी जाने से पहले, गद्दी पे जो बैठा है उसके जाने से पहले एक गद्दी पे बैठने वाला तैयार होना चाहिए, ये सक्सेशन प्लानिंग। लौंडा बुढ़ा हो रहा है, जो गद्दी पे बैठा हुआ है, उससे नीचे वाले को इतना ट्रेन कर दो कि जैसे ही बुढ़ा खत्म, अगला बंदा उसको पकड़ ले और गद्दी को बिल्कुल स्मूथ तरीके से बैठे, अच्छे से चले। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अब वो सक्सेसफुल, अभी उनकी सक्सेशन प्लानिंग चल रही होगी, क्योंकि हमें पता है प्रधानमंत्री जी अब उम्र हो रही है उनकी, अब वो नेक्स्ट टेन्योर कैसे करे ना करे, बीजेपी उससे पहले एक प्रधानमंत्री की एक छवि अमित शाह में कहीं ना कहीं देखती है, जो उन्हें तैयार कर रही है। तो वही चीज होती है। और नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है बहुत ही अच्छा है, उन्हें भगवान करे लंबी उम्र मिले। क्वेश्चन 9, एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल ऑफ थॉट्स। कैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल्स ऑफ थॉट्स किस तरीके से चला? क्लासिकल स्कूल क्या सोचता है? फोकस ऑन प्रॉफिट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिस्क टेकिंग, ये क्लासिकल स्कूल की थ्योरी है। साइकोलॉजिकल स्कूल क्या सोचता है? एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन बाय पर्सनालिटी ट्रेट्स, नीड फॉर अचीवमेंट। सोशियोलॉजिकल स्कूल की क्या सोच है? इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड फैमिली। इकोनॉमिक स्कूल की क्या सोच है? एंटरप्रेन्योरशिप रिस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड इंसेंटिव। इनोवेशन स्कूल की क्या सोच है? शिफ्टर, एंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोड्यूस इनोवेशन एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। देख लो ये क्या है, स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, किस तरीके की सोचें हैं जो स्कूल ऑफ थॉट्स हम जिसे बोलते हैं। क्लासिक होता है, साइकोलॉजिकल होता है, सोशियोलॉजिकल होता है, इकोनॉमिक होता है, इनोवेशन होता है। अच्छा एक चीज, हेडिंग अच्छी बन गई है, यकीन मानो हेडिंग सही बन गई है क्वेश्चन की। इग्नू इतनी लाइबिलिटी आपको देता है कि कंटेंट में अगर राम श्याम और घनश्याम भी लिख के आ गए ना, आपको हेडिंग पे नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पे ये हम सबने ऑब्जर्व की है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज मार्किंग चल रही है, कई सालों से चल रही है। तो आपने सिर्फ हेडिंग बनानी है, हेडिंग अगर आपने ठीक बना दी, काले पेन नीले पेन करना अगर आपको आता है, तो आप इग्नू में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। अगर आप इग्नू में भी फेल हो रहे हो ना, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आप समझ गए होगे उसके आगे की बात कि मतलब क्या ही हो रहा है फिर लेवल। फिर ये एमबीएम छोड़ो यार, अगर इग्नू में फेल हो रहे हो तो कहीं पास ही नहीं हो सकते तुम। फिर अगर इग्नू में फेल हो गए तो फिर कहीं नहीं पास हो सकते, ये गारंटी है। क्वेश्चन 10, कंपिटेंस एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसीज, मीनिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर नीडेड टू परफॉर्म इफेक्टिवली। Types: opportunity seeking, risk taking, goal setting, problem solving, quality and efficiency, leadership, decision making, networking, strategic planning. क्वेश्चन 11 है आपका, ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स टाइप। ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप कैसी होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं? तो एंटरप्रेन्योरशिप कैरिड बाय ग्रुप और टीम, भाई वन और मोर, एक दो या दो से अधिक लोग अगर मिलकर कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रुप। ठीक है, तो उसमें कैसा हो सकता है? पार्टनरशिप फॉर्म्स हो सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप बनाने के लिए दो या दो से अधिक लोग चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए। ठीक है, कोऑपरेटिव्स हो सकती हैं, जो मेगा कोऑपरेटिव्स होती हैं, एमएनसीज होती हैं, इस तरीके की। जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, कमेटी सुनी होगी गलियों में, कमेटी डालो पैसा लूट के चले जाऊंगा, वो भी एक तरह का हो सकता है। जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर जैसे मारुति एंड सुजुकी। मारुति अपने इंडियन मोटर का बहुत बड़ा एग्जांपल है, सुजुकी अपना जापान का बहुत बड़ा इंडियन कंपनी है, दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, मारुति सुजुकी बना दी, जॉइंट वेंचर हो गया। ठीक, एमएसएमई, कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेलेवेंस। माइक्रो स्मॉल क्या था? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी लघु मध्यम और क्या नाम है, थोड़ा
लघु मध्यम उद्योग, ये वाले अपने जो थे स्मॉल मध्यम उद्योग, ठीक है, एमएसएमई जिसे बोलते हैं, मेरे को हिंदी में याद नहीं आ रहा है पर ऐसी कुछ है ना, लघु उद्योग वगैरह होता है इसमें, मध्यम उद्योग, एमएसएमई याद रखना तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर बिजनेस कैटेगराइज्ड बाय इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। ये कितना एक सालाना टर्नओवर एक बिजनेस का आ रहा है उसके बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया जाता है कि भाई कोई बिजनेस अगर 15 लाख से नीचे है तो दैट इज स्मॉल, 15 से अगर वो 50 में लाई करता है दैट इज माइक्रो, और उसके ऊपर इस तरीके से लाई कर देता है। लार्ज में उसको फिर बता देगा भाई कि इतना से ऊपर है 5 करोड़ से अगर सालाना ज्यादा जा रहा है तो वो लार्ज ग्रुप में आ जाएगा। इस तरीके से उसके टर्नओवर पे डिपेंड किया जाता है कि किस तरीके की बिजनेस की एंटिटी है। कैरेक्टरिस्टिक्स, लो इन्वेस्टमेंट, लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लेबर इंटेंसिव, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि छोटी उद्योग होती है, आपने देखा होगा फैक्ट्रीज वगैरह में काम किस तरीके से होता है, मतलब रगड़ के काम लेते हैं ना, 8 घंटे को 12 घंटे कर देते हैं, वही 11,000 रुपए में बंदा आया, 11,000 रुपए में काम करवा रहे हैं, ओवर टाइम दूंगा 800 रुपए घंटा पे, वो उसके बाद ओवर टाइम भी करवा लेता है। इस तरीके से काम हो रहा होता है लेबर से, क्योंकि भाई प्रॉफिट मेकिंग होती है, उसे पता है भाई मेरे को भी अपना फैक्ट्री का रेंट निकालना है, मुझे भी प्रॉफिट कमानी है, बंदों को भी प्रॉफिट देना है, और हर सीजन एक साथ रहता नहीं है। फैक्ट्री का क्या सीजनल काम होता है इनका, जैकेट बन रही है, जैकेट बिक रही है, सिर्फ सर्दियों में बिक रही है, गर्मियों में थोड़ी बिक रही है, इस तरीके से काम होता है। तो इसलिए रेलेवेंस, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट, सपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ, एनकरेज इनोवेशन। भाई क्या होता है, लोकल लेवल पर काम तो यही देते हैं, हर बंदा एमएनसी में जाके काम नहीं कर रहा, हर बंदा बैंकों में जाके काम नहीं कर रहा, कुछ बंदे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें जनरेट कौन दे रहा है, इनकम कौन कर रहा है उनके लिए जनरेट, ये लोकल वाले तो कर रहे हैं, एमएसएमई उद्योगी तो कर रहे हैं उनके लिए काम, उनको काम जो जनरेट करके दे रहा है। तो उस तरीके से सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस, भाई कहां से पैसा उठाया जा सकता है अपने उद्योगों के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो देखिए इंटरनल सोर्सेस क्या है, रिटेन अर्निंग, ऑनर्स कैपिटल, अपना पैसा जो बिजनेस में लगाते हैं या हमारे प्रॉफिट्स को हम लगाते हैं, दैट इज इंटरनल रिसोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस से हम जो पैसा लगाएंगे, भाई मैंने अपने भाई से मांग लिया, अपनी मम्मी से मांग लिया, अपने पैसे लगा दिए अपने बिजनेस में, दैट इज इंटरनल। फिर एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है, मैं बैंकों पे गया, बैंक से लोन मांग रहा हूं, वेंचर कैपिटलिस्ट, बाहर मैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा रहा हूं कि भाई आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, मेरे मॉडल पे लगाओ। गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स देती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी GECL, गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लोन्स। देखिए आप ये सोच रहे हो सारे लोन्स के बारे में कैसे पता है, भाई मैंने भी किताब से ही पढ़े हैं, आपकी तरह मैं भी किताब पढ़ता हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अनोखा ज्ञान दे रहा हूं। GECL लोन का बहुत अच्छे से मेंशन है, हमारी किताबों में मेंशन है, वो पता होना चाहिए था। ठीक, GECL जो है गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लोन्स कब दिए गए थे, ये आपको दिए गए थे जब कोविड के 19 के ड्यूरिंग, कोविड जब आया था तो बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स हुए थे, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि भाई मैं नॉन गारंटी बैक्ड केसेस आपको सैंक्शन कर रहा हूं जिसमें कोई गारंटी नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो वाले केसेस थे, इमरजेंसी क्रेडिट लोन दिए गए थे। गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स आपके होते हैं जो आपको बिना किसी कोलेटरल के आपको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। फिर है ट्रेड क्रेडिट्स, ट्रेड क्रेडिट्स आपकी क्या होती है T+60, जिसे मैंने समझाया होगा, क्रेडिट लेटर्स आपने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, आप पहले शिपिंग कर देते हो और आपको 60 डेज बाद पैसा या 90 डेज बाद पैसा देना पड़ता है। डिबेंचर्स होते हैं, लीजिंग एंड हायर परचेजेस होती हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन डिसीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, proximity of markets, access to raw materials, transportation and logistics, labor availability, government incentives, infrastructure, environmental regulations. Question 15 है और लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स एलिमेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप दैट एम्स टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स थ्रू सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स, सोशल मिशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, मेजरेबल सोशल इंपैक्ट। सिंपल सी बात है, सोशल प्रॉब्लम्स को जो समझाए वही आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। जैसे कि आपने अपना एग्जांपल दिया था, कोई एक डॉक्टर अपने फ्री सेवा कर रहा है, ठीक है, वो बहुत कम फीस ले रहा है, दैट इज अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आप एक एनजीओ पे काम कर रहे हो, दैट इज अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आपने स्ट्रीट डॉग्स के लिए प्रोग्राम बनाया है जहां पे आप उसकी हेल्प करते हो, दैट इज अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। भाई इसमें क्या है, आप थोड़ा कमा रहे हो और ज्यादा आप भगाई के लिए कर रहे हो। एक कूड़ा उठा के आप रिसाइकल करके उसको कूड़े गंदगी भी सॉल्व करते हो, प्लस आपके कूड़े से पैसे भी बनते हैं, दैट इज अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पे समाज की भलाई भी हो रही है साथ साथ। मेजर थ्योरीज ऑन एथिक्स एंड एथिकल बिहेवियर, एथिक्स माने नैतिकता, मोरल, ठीक है, नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा कैसा होती है, नैतिक बिहेवियर कैसा है। अटिटेरियन थ्योरी, डिसीजन इज एथिकल इफ इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा भला हो पाए, दैट इज एथिकल। भाई सिंपल सी बात है, एक कंपनी जो बहुत अच्छा काम कर रही है वो कुछ बहुत अच्छे लोगों के लिए काम भी कर रही है, बहुत लोगों को जॉब भी दे रही है, बहुत लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है, दैट इज सिंपल। डिनोटोलॉजिकल थ्योरी, फोकस ऑन ड्यूटीज एंड मॉरल रूल्स नॉट कॉन्सिक्वेंसेस, जो अपने मॉरल्स पे काम करती है कि भाई गलत काम नहीं होना चाहिए हमारे थ्रू, और वो उसके लिए वो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार नहीं, बस गलत काम नहीं होना चाहिए। वर्च्यू एथिक्स, एम्फेसाइज मॉरल कैरेक्टर एंड वर्च्यूज लाइक ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। जस्टिस थ्योरी, फेयरनेस, इक्विटी एंड राइट शुड गाइड डिसीजंस। तो इसी के साथ हमने खत्म कर दिया है। कंक्लूजन एक बार पढ़ लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा इंजन है जो इकोनॉमी को चलाता है, इसमें आइडियाज, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन और एथिकल बिहेवियर सब मिलकर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। अगर सही प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एथिकल अप्रोच रखी जाए तो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप सकता है, सफलता पा सकता है।